डेसिमल नंबर सिस्टम बेस इक्वल टू 10 वेटेड नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक के। हर नंबर सिस्टम में जो भी उसका जो एन जिधर तक भी जा रहा है उसका 0 से लेके r-1 तक अपन लेते हैं। r जो होता है वो होता है रेडिक्स। अब जैसे 786 है तो बेस देखा जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। बेस के बेसिस पे ही वेट होता है, मतलब जो भी उसका बेस है उसके बेसिस पे उसकी वेटेड वैल्यू निकलेगी। तो जैसे अपना 786 है तो 7 × 10 की पावर 2 + 8 × 10 की पावर 1 + 6 × 10 की पावर 0, तो इससे प्लस करके 786 बेस 10 निकला। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है तो इसमें 2 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 1, मतलब 0 से लेके r-1 यानी कि 0 से लेके 2 तक के। तो 10 तो अगर 1 1 0 है तो 0 पोजीशन 2 की पावर 0, इसकी 2 की पावर 1, इसकी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 × 1, 2 की पावर 1 × 1, 2 की पावर 0 × 0, 4 + 2 = 6 बेस 10, ठीक है। तो r0 r1 r2। अब जैसे अगर 1 0 1 1 1 है तो इसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 3 4 ऐसे कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा प्लस 8 × 0 + 4 + 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 1 1 थी इसलिए ऐसा आ गया। सबको प्लस करके 23 बेस 10। 5 बिट का नंबर तो स्टार्ट 4 से, n बिट का नंबर स्टार्ट n-1 से। 5 बिट का नंबर तो स्टार्ट 4 से। जैसे अगर 5 बिट का नंबर है तो यहाँ से 0 1 2 3 4 तो 4 से स्टार्ट होगा, और अगर n बिट का नंबर है तो 0 से लेके n-1 तक तो n-1 से स्टार्ट होगा। राइट बढ़ते हुए वेट आधा हो गया और एक वाला ऐड। हाँ, तो जैसे 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 राइट जा रहे हैं अपन तो वेट आधा होता जा रहा है। पहले 2 की पावर 4 थी, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है। राइट बढ़ते हुए वेट आधा होगा और 1 वाला ऐड होगा। हाँ, और 1 वाला ऐड होगा, 0 वाला नहीं होगा, ठीक है, सही बात है। फिर अगर गए 1 1 0 1 1 0 1 2, 2 की पावर 6 + 2 की पावर 5, सब ये 1 1 थे, 4 वाला हटा दिया, 3 2, 1 वाला हटा दिया और ये आ गया। सबको ऐड करके ये बन गया। ये भी सेम एग्जाम्पल वैसे ही। फिर हर पोजीशन पे मैक्स डिजिट तो उसका वेट हाईएस्ट आएगा। जैसे 99 बेस 10 है तो इस पे हर पोजीशन पे मैक्स डिजिट है तो इसका वेट हाईएस्ट आएगा। इस पे 999 बेस 10, इसका भी वेट हाईएस्ट आएगा। बाइनरी 1 1 1, मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट 1। हाँ, बाइनरी में मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट 1 ही हो सकती है, क्योंकि इसमें डिजिट कौन से होते हैं, 0, 1 होता है। और जो ये होता है डेसिमल वाला उसमें हाईएस्ट डिजिट 9 होता है, इसमें हाईएस्ट डिजिट 1 होता है, तो मैक्सिमम अपन इसमें 1 रख सकते हैं। तो जब मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट 1 रखेंगे सब पोजीशन पे तब वो हाईएस्ट वेटेड वैल्यू आएगी। तो इसका अगर अपन बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें तो 2 की पावर 2 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 0, तो 4 + 2 + 1 6 7, तो ये 1 1 1 करस्पॉन्ड करता है 7 को। इसको अपन 2 की पावर 3 - 1 भी लिख सकते हैं, 8 - 1, तो अपन ने 2 की पावर में लिख दिया उसको। जैसे 10 है, 10 इक्वल ऐसे ही, जैसे अगर अपन को ये 1 1 1 और 9 9 वाली लिखना है ना तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। मान लो 7 है तो इसकी जो नेक्स्ट पावर है उसकी पावर डालो, जैसे 7 है तो 2 की पावर देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 आता है, तो 8 - 1 करके आ जाएगा। अगर 10 लिखना है अपन को तो 10 लिखने के लिए 10 का स्क्वायर -1, क्यों, 10 का स्क्वायर होता है 100, -1 99। मुझे 7 बनाना था अपन को, यहाँ अपन को 10 बनाना, ऐसे नहीं होता। जैसे ये 1 1 1 1 बेस 2 था तो मैंने इसको लिखा 15, 1 1 1 15 होता है, मुझे पता है 10 इक्वल टू 2 की पावर 4 - 1 बेस 10, ठीक है। अब जैसे मुझे लिखना है 99, तो 99 को मैं 10 स्क्वायर -1 लिख सकती हूँ, तो 99 को 10 क्यूब -1, 99 को 10 की पावर 4 -1, तो सही बात है। तो डेसिमल में हाईएस्ट नंबर जो होता है वो होता है 10 की पावर n-1, और बाइनरी में हाईएस्ट होता है 2 की पावर n-1। n क्या है, अब इसमें n जो है वो है n क्या है, जैसे 10 स्क्वायर -1 लिखा, हाँ मतलब n नंबर ऑफ डिजिट्स है। जैसे यहाँ पे 99 है, इसमें 2 डिजिट है तो 10 की पावर 2 - 1, 999 में 3 डिजिट, 10 की पावर 3 - 1, 999 में 4 डिजिट, 10 की पावर 4 - 1। तो डेसिमल में हाईएस्ट नंबर होता है 10 की पावर n-1, बाइनरी में हाईएस्ट नंबर होता है 2 की पावर n-1।
बाइनरी में n बिट्स तो 0 से 2 की पावर n-1 तक लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर होंगे 2 की पावर n। हाँ, तो r बेस का मैक्सिमम डिजिट r-1, ठीक है। हाँ, अगर r बेस है मतलब जैसे 10 बेस है तो मैक्सिमम डिजिट 9 होता है, अगर 2 बेस है तो मैक्सिमम डिजिट 1 होता है। ऐसे r बेस का मैक्सिमम डिजिट r-1, सारी प्लेस पे r-1 रख के मैक्सिमम निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक टू कन्वर्ट इन बाइनरी। बाइनरी में कितने बिट्स लगाएंगे? n बिट से 2n-1 तक लिख सकते हैं। हाँ, जैसे अगर n बिट्स मतलब अगर 3 बिट्स हुए मेरे पे, अगर मेरे पे 3 बिट्स हुए तो 2 की पावर 3 मैंने 0 से लेके 7 तक के लिख सकती हूँ। सही बात है, अगर मेरे पे 3 बिट्स हुए तो 0 से लेके 7 तक के लिख सकती हूँ। उससे मैंने n डिसाइड किया। जैसे मुझे, हाँ, जैसे मैं 18 तक मुझे लिखना है, तो अब मैं n कैसे डिसाइड करूँगी? तो जैसे मुझे 18 तक के लिखना है तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो मैं 16 तक लिख सकती हूँ। नहीं, 4 बिट्स है अगर, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16-1 15 तक लिख सकती हूँ मैं। तो मैं 15 तक के लिखने के लिए यूज़ करूँगी, और फिर मतलब जो नंबर दिया है उससे एक पीछे तक जो भी पावर है उस पर 32 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अकेला ही 16 के बराबर हो जाएगा। 16 में अगर यहाँ पे मैं 1 डालती हूँ तो ये 16 प्लस मुझे 2 और चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूँगी और बाकी सब जगह 0, जैसे यहाँ पे किया है 18, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 से 16 आ गया और 2 की पावर 1 से 2 आ गया, तो 1 0 0 1 0 करके 18 आ गया। 16 जैसे बचा दो तो 2 की पावर 1 पे 1, ऐसे करना है। 27 बेस 10 तो 2 की पावर 5 होता है 32, 32 -1 31 तक लिख सकते हैं। इससे इतने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 2 की पावर 4 देखेंगे, 16 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इससे अपन का पता चला कि 5 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं अपन। इससे अपन ने 5 बिट्स देख ली, तो 5 बिट्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं 2 की पावर, एक कम से लेते हैं। तो जैसे मेरे को इससे पता चल गया कि मेरे को 5 बिट्स लेनी है, 5 बिट्स लेनी है, तो 0 1 2 3 4, तो 1 1, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 16 प्लस 8 24 बचा 3, तो 3 यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 1 आएगा, तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही 47 बेस 10 तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 32 × 2 64 होता है, तो और 2 की पावर 5 32 होता है, उससे तो काम नहीं बनेगा, 64 लेना पड़ेगा। 63 तक लिख सकते हैं इससे, तो 63 तक लिख सकते हैं। तो अपन को 63 तक लिखना है तो 6 बिट्स लेनी है, पर 6 बिट्स लेने के लिए 0 से लेके 5 तक जाते हैं। तो 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 3 8, 32 + 8 40 + 4 44 + 2 46 + 1 47 आ गया। अब ये वाला जैसे 55 लिखना है तो 55 6 बिट्स की यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 है तो 63 तक लिख सकते हैं इससे अपन। 63 तक लिख सकते हैं, 55 तक लिख सकते हैं, तो 0 से लेके 5 तक है 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ऐसे ही 121 भी लिख पाएंगे, 177 भी लिख पाएंगे। अगर n बिट्स है तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके, अगर n बिट्स है तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कैसे? ये तो ठीक है, याद रखने की बात है। n बिट्स है तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और लिख सकते हैं। हाँ, जैसे अगर 3 बिट्स है मेरे पे तो मैं उससे 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 बिट्स है 2 की पावर 2 4 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही इसमें होगा, जैसे n बिट्स है 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बन सकते हो 0 से लेकर 2n-1 तक के। तो लेफ्ट मोस्ट MSB होती है, राइट मोस्ट LSB होती है, और ऑर्डर ऑफ वेरिएबल इज़ इंपॉर्टेंट, मतलब अपन ने आगे A लिखा है कि आगे B लिखा है, उससे फ़र्क पड़ जाएगी चीज़ों पे। तो n बिट्स है 2 की पावर n कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 2n-1 तक अपन उससे लिख पाएंगे। जैसे 3 बिट्स है तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 7 तक के लिख पाएंगे। अब जैसे ये है तो अपन को ये अगर 4 लिखने हैं तो इसमें अपन को ये पता है कि ये वाला कॉलम होता है 2 की पावर 0, ये होता है 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 2 की पावर 3। इसमें लिखने का ट्रिक है, जैसे 2 की पावर 0 1 है तो इसमें 0 और 1 में अल्टरनेट हर एक अगली पोजीशन पे होगा, जैसे हर 1 पोजीशन के बाद, तो 0 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद 1 ऐसे बदलते जाएगा। 2 की पावर 1 2 है तो इसमें हर 2 2 बार आएगा, जैसे 0 0 1 1 0 0। 2 की पावर 2 4 है तो 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1। 2 की पावर 3 8 है तो 8 बार 0 8 बार 1। तो जो ऊपर इंडेक्स है, मतलब जो भी 2 की पावर में जितने हैं उतनी बार 0, फिर उतनी बार 1 आ जाएगा। फिर f ऑफ ABC 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो 0 फॉर्म 1 फॉर्म, ये क्या है? हाँ, जैसे अब अपन को 4 बार लिखना पड़ेगा, इससे 8 बनेंगे, तो 0 किस किस पे आएगा, मतलब 0
ए ये वाला है, तो ए में 0 आएगा 4 बार, नहीं 3 डिजिट का है ना, ये 4 डिजिट वाला है अपना। तो अगर 3 डिजिट का मैं देखूँगी तो 3 डिजिट का अगर बनाऊँगी ABC, तो उसमें 4 बार 0 आएगा और 4 बार बनाएगा। मान लो यहाँ पे ए आ जाएगा, बी वाले में ए आ जाएगा, BCABC, तो 4 बार 0 4 बार बनाएगा, इतना ही आएगा 8। तो जब 4 बार 0 आएगा 4 बार बनाएगा, तो मुझे लिखना है कि ABC में 0 किस पे आएगा, तो 0 1 2 और 3 पोजीशन पे आएगा, और जो 1 फॉर्म आएगा वो आएगा 4 5 6 7 पोजीशन पे, और बी में आएगा 0 1 4 5 इस पोजीशन पे, और 1 फॉर्म आएगा 2 3 6 7 पोजीशन पे, ठीक है। ऐसे ही सी में 0 फॉर्म आएगा 0 2 4 6 पे, और 1 3 5 7 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगर, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो एक बार, 2 तो 2 बार, 2 की पावर तो 4, 2 की पावर 3 8। अगर n वेरिएबल्स है तो 2 की पावर n -1 कॉम्बिनेशन टर्म्स तक अपन लिख सकते हैं, जैसे 0 बेस 10 2 की पावर n -1 10 तक लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस बनते हैं 2 की पावर n। f ऑफ ABCD 15 तक लिख सकते हैं इससे अपन, 0 फॉर्म 1 फॉर्म 4 बार, ठीक है। C फॉर्म 1 फॉर्म 2 बार, और ये तो इससे अपन ने देख लिया कि कितनी कितनी बार, जैसे अब मेरा 15 तक के लिख सकते हैं। इसमें उन्होंने B पूछा है मुझसे, B का 0 फॉर्म और 1 फॉर्म, तो B 2 की पावर 2 वाला है, तो ये शुरू होगा 0 से, है ना। मान लो 0 से 0 फॉर्म आया, तो मतलब अब 2 की पावर 2, तो मतलब 4 छोड़ के आएगा ना, 4 बार आएगा, मतलब 4 बार आएगा, फिर 4 में नहीं आएगा, फिर 4 में आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 में नहीं आएगा, फिर 8 9 10 11 में आएगा, ठीक है। और 1 फॉर्म कब आएगा इसका, जिस तरह ये छूटा है, तो 4 5 6 7 12 13 14 15। ऐसे ही अपन C का 0 फॉर्म और C का 1 फॉर्म लिख सकते हैं। अब जैसे ये वो ये जैसे पहले पता करा था कि कितने बिट्स यूज़ करना है, जैसे अपन को 147 दिया है, तो 147 के लिए 2 की पावर देखेंगे कहाँ तक लग रही है। 2 की पावर 7 120, 128 में 147 नहीं आ पाएगा, 2 की पावर है 256, मतलब हमको 8 बिट लेने पड़ेंगे। 8 बिट के लिए जाएंगे 0 से लेके 7 तक के। 2 की पावर 7 में आएगा 128 0 0 प्लस क्या आएगा 2 की पावर 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, तो ऐसे करके 147 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब बूलियन थ्योरम से रिलेटेड टू और ऑपरेशन, तो 3 बेसिक गेट्स होते हैं अपने पास, और एंड और नॉट बेसिक गेट्स है। लॉजिकल और A+0 A होता है, 0 + A A होता है, A बार + 0 A बार होगा, और AB + 0 AB होगा। मतलब 0 का किसी में भी और करो तो आंसर वैसा का वैसा आ जाता है। और अगर 1 का और करते हैं, जैसे अगर A+1 करते हैं, 1 + एनीथिंग 1 होता है, तो 1 + A बार भी 1 होगा, 1 + AB भी 1 होगा, और 1 + A बार B + कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। मतलब 1 में किसी का भी और करते हो तो 1 ही आ जाता है। फिर A + A बार और A बार + A दोनों इक्वल टू 1 होंगे, क्योंकि अगर मान लो ये 1 हुआ तो ये 0 होगा, और 1 और 0 फिर 1 हो जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो 0 का बार ये 1 हो जाएगा, तो 1 + एनीथिंग फिर 1 हो जाएगा। AB + AB बार भी ऐसे ही 1 होगा, और AB + A बार B बार नॉट इक्वल टू 1। ये किसी ने नहीं बोला कि AB + A बार B बार इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसमें सेपरेट इस पर वो है नॉट्स हैं, ये कंबाइंड नॉट नहीं है। जैसे A + A = A, तो जैसे सेल्फ में अगर और करते हैं तो खुद ही आ जाता है वो, A और A होगा, A और A होगा, तो ABC और ABC भी ABC होगा, तो ये सही हो गया। रिलेटेड टू एंड, तो एंड में अगर अपन किसी का भी 0 से एंड करते तो 0 आ जाएगा, किसी का भी 1 से एंड करते तो वो खुद ही आ जाएगा, और अगर खुद के कॉम्प्लीमेंट से नॉट एंड कर देंगे तो भी 0 आ जाएगा। AB × AB बार = 0, A × A होगा, सेल्फ एंड भी खुद दे देगा, जैसे ये सही है सब, ये भी ठीक है। अगर दोनों 0 होंगे तो भी 0, मतलब अगर सिर्फ एक कंडीशन जब दोनों 1 होंगे तभी सिर्फ वो 1 आएगा, नहीं तो हमेशा नहीं आएगा। A + BC + A बार + CD + BC B बार C, तो इसमें अपन ने देखा कि A + A बार 1 हो गया, 1 + ये, अब 1 + एनीथिंग कुछ भी 1 हो जाएगा। फिर इसमें अपन ने देखा A × A बार 0, तो 0 × एनीथिंग = 0 हो जाएगा। फिर वेरी इंपॉर्टेंट बूलियन थ्योरम कौन सी है, A × B + C अगर है तो उसको अपन A × B + A × C लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और ऑपरेशन, ठीक है, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और ऑपरेशन, तो A + BC अगर है, ठीक है,
अगर ए प्लस बी सी भी है तो मैं उसको भी लिख सकती हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो इसमें और को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एंड, ये भी कर सकते हैं अपन, दोनों वेरिएशंस हैं इसके, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। ए प्लस बी सी को भी मैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जब एक वेरिएबल दोनों फॉर्म्स में हो। तो जैसे ए प्लस ए बार बी, अगर जब एक वेरिएबल दोनों फॉर्म्स में हो तो ये सिंप्लीफाई कर देता है। तो अगर एक वेरिएबल दोनों फॉर्म में दिख रहा है ऐसे और ये अकेले में है तो ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, ए प्लस ए बार मेरा 1 हो जाएगा, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, ए प्लस ए बार 0 हो जाएगा, नहीं ए प्लस ए बार 1 होगा तो 1 इंटू ए प्लस बी करके ए प्लस बी हो जाएगा। जैसे इसमें भी ए बी प्लस बी बार था तो बी बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस ए, ये फिर 1 हो गया। तो इससे बहुत सिंप्लीफाई हो जा रहा है क्योंकि अब अपन को पता है कि ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब इसी का इन्वर्स में यूज़ करते आना चाहिए। अगर मुझे दे दिया जाए ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी तो मैं उसमें से अगर ऐसा दे दे ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी तो उसमें से ए कॉमन है तो ए कॉमन लिख देंगे, प्लस बी सी लिख देंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके तो ये आया है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, और अगर ये दिया हो तो ए प्लस बी सी। सेम वाले एक बार बाकी जिस ब्रैकेट में जो जो बच्चा मल्टीप्लाई करके ए में ऐड कर देंगे, सेम वाला जो है उसको एक बार लिखा, ब्रैकेट में बाकी जो जो बच्चा उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी कॉमन था प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार, तो ए प्लस ए कॉमन था ए लिखा प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी, फिर इसको खोल दिया ए प्लस बी बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू सी, बी बार इंटू बी 0 हो गया, ए प्लस बी बार सी। अब इसको अगर देखा जाए तो एक्चुअली में क्या है, ए प्लस बी बार इंटू ए प्लस सी है, ठीक है। अब अगर अपन ये देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, तो इसमें सब में ए कॉमन था तो ए प्लस बी प्लस सी, बी बार प्लस सी, बी प्लस सी बार, ठीक है। अब इन दोनों में बी कॉमन था या फिर इन दोनों में सी कॉमन था तो ए प्लस सी प्लस बी इंटू बी बार इंटू बी प्लस सी बार, ये चला गया बी इंटू बी बार 0 हो गया तो ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी बार, तो ए प्लस सी बी प्लस सी बार, सी बार भी 0 हो गया तो ए प्लस सी बी। तो ये एक्चुअली में क्या था, ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस सी कॉमन था इन दोनों में प्लस बी इंटू बी बार, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बार बचा, ए प्लस सी बचा, ये हट गया बी इंटू बी बार 0 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बार, फिर इन दोनों में ए कॉमन था तो क्या बचा सी इंटू सी बार प्लस बी, तो ए प्लस सी इंटू सी बार प्लस सी बी, फिर ये भी 0 हो गया सी इंटू सी बार तो बचा ए प्लस सी बी। इसको अगर खोल के देखें तो ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी। आप पढ़ेंगे रिडंडेंसी थ्योरम। तो रिडंडेंसी थ्योरम में क्या होता है कि मिनिमम 3 टर्म रिक्वायर्ड है रिडंडेंसी के लिए और एक टर्म जो रिडंडेंट होती है। तो इसमें क्या कंडीशन, सबसे नेसेसरी कंडीशन, 2 कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन क्या है, कम से कम एक वेरिएबल दोनों फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि इसमें देखी जाए तो ए और ए बार दोनों फॉर्म में है तो इसके प्रोडक्ट में क्या है, बी है, इसके प्रोडक्ट में सी है, और अगर वही टर्म तीसरी में आ जाए तो वो रिडंडेंट बन जाती है। तो ए बी प्लस ए बार सी आंसर आ जाएगा, इसको गायब कर देंगे। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, उस वेरिएबल के अलावा बाकी जो बचा उसका प्रोडक्ट अवेलेबल है तो रिडंडेंट होगा, उस वेरिएबल के अलावा बाकी जो बचा उसका प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो रिडंडेंट होगा। ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी, जैसे इसमें कौन कौन है, सी और सी बार दोनों फॉर्म में है तो ए बार इंटू बी, ये तीसरी टर्म है तो रिडंडेंट हो गया, तो ए बार सी प्लस बी सी बार, तो ये आंसर आ गया। तो अगर जैसे ये है ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए बार सी, इसमें ए बार दोनों फॉर्म में है लेकिन बी इंटू सी है पर यहाँ पे बी बार सी है तो रिडंडेंट नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। इसमें देखा जाए तो ए बी प्लस ए बार बी सी, ए इंटू मतलब ए और ए बार दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अवेलेबल है दोनों फॉर्म में, तो बी इंटू बी सी आना चाहिए, तो बी इंटू बी सी, बी इंटू बी ही होता है तो बी सी सही है, ये सही है। ये गायब हो गया तो ए बी प्लस ए बार बी सी हो जाएगा। ए बी प्लस ए बार बी सी, इसको देखते डिस्ट्रीब्यूशन सोचना है। तो हाँ, अगर जैसे ए और ए बार दोनों फॉर्म में है ना, तो इसको देख के डिस्ट्रीब्यूशन सोचना है। तो जैसे बी कॉमन ले लिया तो ए प्लस ए बार सी बचा, अब ए प्लस ए बार करके वो 1 बन जाता है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस सी, तो 1 इंटू ए प्लस सी, तो बी इंटू ए प्लस सी, तो खोल देंगे ए बी प्लस बी सी बन गया, तो और सिंप्लीफाई हो गई है। डी मॉर्गन थ्योरम तो पता ही है, जैसे ए इंटू बी इंटू सी का बार लेंगे तो ए बार प्लस सी बार आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का बार लेंगे तो ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार आएगा, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी का होल बार लेंगे तो ए बी का बार इंटू बी सी का बार आएगा, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ये हो जाएगा बी बार प्लस सी बार।
अब अपन को क्या करना है, अब इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मतलब वो देखा था ना अपन उल्टा वाला कि जैसे दोनों में कॉमन है अगर, तो एक जो कॉमन है उसको वहाँ लिख देंगे और जो बचा उसको प्रोडक्ट में डाल देंगे। तो जैसे कॉमन है बी बार प्लस ए बार सी बार, ए बी प्लस सी डी प्लस बी बार सी बार। तो पूरे पे डिमॉर्गन लगाया, ए बी का बार इंटू सी डी का बार इंटू बी बार सी बार का बार। तो ए बार प्लस बी बार, सी बार प्लस डी बार, बी प्लस सी। ठीक है, अगर ऐसा है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो भी इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी सी प्लस ए बार सी। तो इसमें ए और ए बार सी दिख रहा है तो इसको वो खोल देंगे, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी प्लस बी सी, ए प्लस सी कॉमन, वन प्लस बी ए प्लस सी। ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी बार सी। ठीक है, इससे भी नहीं हो रहा, मतलब ए और ए बार है दोनों में लेकिन बी सी नहीं है। इससे भी नहीं हो रहा क्योंकि ए बार सी नहीं है। तो ठीक है, अब वो रिडंडेंसी तो लग नहीं रही, तो अब फिर अपन डी मॉर्गन सोचेंगे। तो ए बार बी है, ए बार बी है, इसमें से मैंने सी कॉमन लिया तो बचा ए प्लस बी बार। ठीक है, तो अब ए बार बी अगर पी है, तो अगर मैं ए बार बी को पी मानूंगी और बी का मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगी, तो ए बार का बार प्लस बी बार, ये डी मॉर्गन लगा के आएगा तो वो आ जाएगा। अगर पी बार में लिखूँगी तो पी बार ए प्लस बी बार आ जाएगा। मतलब ये क्या बन रहा है, पी प्लस सी इंटू पी बार। और ये फॉर्म तो अपन को पता है दोनों फॉर्म में है, तो उसको खोल देते हैं। तो पी प्लस पी बार इंटू पी प्लस सी, पी प्लस पी बार 1 आएगा इंटू पी प्लस सी, और पी की वैल्यू डाल देंगे दोबारा ए बार बी प्लस सी। पूरा टर्म तभी गायब होगा तो रिडंडेंसी हो, डायरेक्ट किसी एक्सप्रेशन से। पूरा टर्म तभी गायब होता है जब रिडंडेंसी हो, तो रिडंडेंसी होगी तभी गायब होगा। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर अपन डी मॉर्गन्स पे चले जाएंगे। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ए बार बी प्लस बी बार सी, ए बी बार डी प्लस ए बी डी बार। अपन को ये दिख रहा है कि यहाँ पे ए बी बार है और अंदर भी एक ए बी बार है। ठीक है, तो ये x इंटू वाई मान लेते हैं अपन। तो एक्स वाई का बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार होता है। हाँ, तो मैंने पहले यही सोचा था कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगी ऐसे 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 करके, तो बहुत बड़ा आ रहा था। पर फिर अपन ने देखा कि p इंटू पी प्लस पी इंटू एनीथिंग, मतलब p प्लस पी इंटू एनीथिंग अगर है तो p इंटू वन प्लस एनीथिंग हो जाएगा। तो p इंटू वन पी आ जाएगा, मतलब p इंटू पी प्लस एनीथिंग अगर होगा ब्रैकेट के अंदर तो वो p आएगा, p इंटू पी प्लस एनीथिंग p ही आएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो p ए बी बार है, तो इधर देखेंगे तो ए बी बार दोनों में है, तो डी प्लस डी बार हो गया 1, तो बचा ए बी बार। तो ए बी बार को अगर मैं पी ले लूँ तो पी इंटू पी प्लस एनीथिंग जो होगा वो पी ही आएगा। जैसे इसमें देखा अपन ने ए बी बार था, यहाँ पे मैंने ए बी उसको डी प्लस डी बार करके 1 कर दिया, ए बी बार इंटू ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार सी। तो पी बार इंटू पी प्लस एनीथिंग, नहीं पी बार भी नहीं है, पी इंटू पी प्लस एनीथिंग, तो वो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी इंटू एनीथिंग। क्यों ही करना है, दोनों में से पी इंटू पी प्लस एनीथिंग ना, पी इंटू पी प्लस पी इंटू एनीथिंग। फिर उसमें से p कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एनीथिंग, तो p बचेगा, मतलब ए बी बार बचेगा, हो गया। फिर ए बी बार का मैं बार ले लूँगी। क्यों ले रही हूँ मैं इसका बार, क्योंकि उन्होंने बोला है, क्योंकि पूरे का बार था, ये क्वेश्चन था इसका पूरे का बार था। अपन ने पहले ये सॉल्व कर लिया, वो मेरा p माना, वो उसका आंसर मेरा p आया ए बी बार, उसका पूरे का बार भी लेना है, ये याद रखना है। ए बार प्लस बी बार तो ए बार बी, अगर बड़े का इतना छोटा हो सकता है तो ये थ्योरम लग जाए, अगर बड़े का इतना छोटा हो सकता है तो हो सकता है ये थ्योरम लग जाए। जैसे ए बी बार सी, तो ए बी बार सी है तो इसमें से बी बार हटाओ, ए सी इंटू ए सी प्लस एनीथिंग ए सी आ जाएगा, तो ए बी बार सी। अब ये देखते हैं, ए बार प्लस बी बार इंटू बी बार प्लस सी बार, इसमें भी बी बार कॉमन है, बी बार प्लस ए बार सी बार, डी मॉर्गन लगा दिया, बी बार बार इंटू ए बार सी बार का होल बार। तो इसको देखा जाए तो फिर खोल देंगे तो ए प्लस सी, तो ऐसे बन गया। ये वाली अप्रोच कॉमन वाले को लिख के बाकी मल्टीप्लाई में जैसे ये देखें तो इसमें अपन को दिया ए बार बी बार प्लस ए सी प्लस बी बार सी,
तो इन दोनों में ए और ए बार दोनों फॉर्म में दिख रहा है और बी बार सी यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो रिडंडेंट बन जाएगी, तो ए बार बी बार प्लस ए सी। पर एक और ऑप्शन दिया था ए प्लस बी बार इंटू ए बार बी बार प्लस सी, तो इसको बस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ए इंटू ए बार 0 प्लस ए सी प्लस बी बार इंटू बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार सी, ए सी प्लस ए बार प्लस बी बार सी। तो इन दोनों में ए और ए बार दोनों फॉर्म में है, तो बी बार इंटू सी रिडंडेंट हो जाएगी, हट गई, तो बच्चा ए बार बी बार प्लस ए सी। मतलब अगर ऑप्शन अपन को ये दिया है तो वो सिंप्लीफाई करके भी ये आएगा, इसलिए ये चेक करना ज़रूरी है क्योंकि पार्शियल मार्किंग तो होती नहीं है। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी दिया है, ए और ए बार दोनों फॉर्म में है तो बी सी आ गया, ठीक है। ए बी बार सी प्लस ए सी बी प्लस ए बार बी दिया है, बी और बी बार दोनों फॉर्म में है और ए बार इंटू ए सी, तो ए सी बी, ये तो नहीं आएगा। इन दोनों में देखते हैं, बी और बी बार दोनों फॉर्म में है तो ए सी इंटू ए सी, ये भी नहीं आएगा। इन दोनों में बी और बी बार दोनों फॉर्म में है तो ए सी, ये भी नहीं आएगा। ए सी प्लस ए बार बी आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँ, कैसे किया मैंने, ए बी बार सी प्लस ए सी बी प्लस ए बार बी, इन दोनों में देखा जाए तो ए और ए बार है सीन, ए और ए बार दोनों में है तो बी इंटू बी बार सी आना चाहिए था, जो कि नहीं हो पा रहा, इससे रिडंडेंसी से तो नहीं हो रहा है ये। ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी दिया हुआ है, दोनों में से अपन ने ए सी अगर कॉमन लिया तो बी प्लस बी बार बचेगा प्लस ए बार बी, ये दोनों 1 हो गए मिलके, तो ए सी प्लस ए बार बी बचा, ठीक है। फिर ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस बी सी, तो इसके लिए देखो, हाँ बी और बी बार है और ए सी होना चाहिए तो रिडंडेंसी नहीं लग सकती, तो ए बी बार प्लस बी सी कॉमन ले लिया, ए प्लस वन 1 हो जाएगा, ए बी बार प्लस बी सी बचेगा, ठीक है, ये भी हो गया। फिर बचा ये वाला ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी बार डी प्लस बी डी, तो इसमें भी अगर अपन देखें तो ए और ए बार दोनों में है लेकिन बी सी बार डी कोई टर्म नहीं है, और सी और सी बार दोनों में है लेकिन, हाँ सी और सी बार दोनों में है लेकिन ए बार बी डी आना चाहिए था, वो भी नहीं है, इससे तो ये नहीं होगा। इसका मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार इंटू सी, पी प्लस पी बार इंटू सी, ठीक है, तो पी प्लस पी बार इंटू पी प्लस सी, मतलब 1 इंटू पी प्लस सी, तो ये आ जाएगा पी प्लस सी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसके मेरे पास ऑप्शन पूरे नहीं है, पर मैं इसको सॉल्व करके तो देख ही सकती हूँ। ये ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें मेरे पास इधर ए है इधर ए बार है, तो बी सी बार डी तो मुझ पे है नहीं, तो वो तो नहीं हो सकता। अगर मैं बी कॉमन ले लूँगी तो सी प्लस डी आएगा, वो भी नहीं करना। कुछ सिंप्लीफाई करने का ऑप्शन है क्या इसमें, बी अगर लेते हैं तो ये ए प्लस सी बनेगा, बी अगर हटाते हैं तो ये ए प्लस डी बनेगा, नहीं ये ए बार सी बार है, अगर मैं बी लेती हूँ तो ए प्लस सी, हाँ मम्मी आया। जैसे अगर ए अपना डिजिटल सर्किट है वो फंक्शन ऑफ ए बी है, तो इसमें जो डिपेंड्स ऑन इनपुट वैल्यू बट है बूलियन, अब ये एक बूलियन लॉजिक है अपना और इनपुट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो एक डिजिटल सर्किट है जिसमें अपना एक फंक्शन है बी का जो डिपेंड कर रहा है ए और बी की बूलियन मानी इनपुट वैल्यू पे। फिर अपन को आउटपुट लिखना है एसओपी और पीओएस के टर्म्स में, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि एसओपी में जो होता है ए बार 0 होता है ए 1 होता है, पीओएस में ए 0 होता है ए बार 1 होता है। तो अगर यहाँ पे 0 0 0 0 अगर एसओपी लिखेंगे तो एसओपी में ए बार 0 होता है और एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स का सम, तो अपने पास अभी 2 ही टर्म्स है इसीलिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये मैंने उल्टा लिखा है, नहीं सही लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ
तो अपना ये एक SOP लॉजिक है। तो मतलब जैसे अभी A बार इंटू B बार आया, मतलब पहली टर्म लिखी, तो जो SOP आएगा उसकी टर्म प्रोडक्ट में आएगी, जो POS आएगा उसकी टर्म सम में आएगी। तो इसकी टर्म प्रोडक्ट में आएगी तो मतलब A बार इंटू B बार। A बार क्यों आया? क्योंकि ज़ीरो, और SOP में A बार ज़ीरो होता है। SOP में A बार ज़ीरो होता है और A 1 होता है। मतलब जैसे अगर B है तो B 1 होगा और B बार ज़ीरो होगा। तो ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं, इसलिए A बार इंटू B बार आया। ज़ीरो तो A बार, 1 है तो B, 1 है तो A, 0 है तो B बार, ऐसे करके। अब SOP जब पूरा लिखेंगे तो इन सब का सम आएगा SOP में, और इन सब का सम आएगा POS, इन सब का प्रोडक्ट आएगा POS में, ठीक है। तो अगर मुझे f(ABC) लिखना है तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म AB प्लस BC, ठीक है। अगर ये लिखना है तो A प्लस B इंटू B बार प्लस C इंटू A बार प्लस C, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल दिया है अपन ने कि कैसे लिखते हैं ना। ये C वाला जब है तब का सीन बताया ना, कुछ और एग्जाम्पल लिया है तो बस समझाने के लिए लिया कि किस फॉर्म में होता है। अब जैसे ये है SOP में लिखना है तो कंसिडर ओनली विथ आउटपुट 1, ठीक है। तो जब SOP में लिखना है जिसमें आउटपुट 1 आएगा बस वही कंसिडर करेंगे। जैसे मान लो अपना और है तो 0 प्लस 0 0 आता है। ये नहीं पता कि इसमें फंक्शन कौन सा लगा है, पर अपन को ये पता है कि f(0,0) 0 बार इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 1 का बार इक्वल टू 0। नॉर लगा है यहाँ पे, नैंड लगा है, नहीं। एक्चुअली जनरेट होगा जो है, ठीक है। एक्सॉर है ये, वो भी नहीं है। मतलब बेसिकली वो कुछ नहीं है, अपन को यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए बी दिया है 1 0 1 0। तो जिसमें 1 आएगा वो SOP में आएगा, जिसमें 0 आएगा वो POS में आएगा। तो 0 1 2 3, 0 और सेकंड प्लेस पे 1 आ रहा है और 2 और 3 प्लेस पे 0 आ रहा है। अब जो 1 वाले हैं उनके लिए अपन SOP का यूज़ करेंगे। SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अपन ने 0 के लिए SOP निकाला था ये A बार इंटू B बार, 2 के लिए निकाला था A इंटू B बार। इन दोनों का सम करके लिख देंगे इधर कैनोनिकल फॉर्म में, A बार B बार प्लस A B बार। B बार कॉमन लेके B बार बन गया। तो इससे हमेशा जो आएगा ना SOP में, जो एक्चुअल आउटपुट जो अपना था वही जनरेट होगा। देख लो 0,0 पे आएगा 0 बार मतलब 1, 0,1 पे आएगा 1 बार मतलब B बोला ना, B मतलब पीछे वाला। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि आगे A है कि B है। तो जो पीछे B वाला है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो एक्चुअल आउटपुट जो होगा वही जनरेट होगा, सेम ही आ रहा है। और POS में अगर लिखना है तो कंट्रोल आउटपुट 0 वाले, आउटपुट 0 वाले मतलब पहला और तीसरा, तो फर्स्ट एंड थर्ड, A बार इंटू B। और अब POS लिखना है तो ये वाली टर्म्स आएगी, तो A प्लस B बार इंटू A बार प्लस B बार, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये सम है एक और एक ये सम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो A प्लस B बार इंटू A बार प्लस B बार। तो इसमें से मैं वो वाली प्रॉपर्टी की दोनों में सेम ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन है, तो B बार प्लस A इंटू A बार। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी B बार आया, दोनों का सेम आया, ठीक है। तो ये होता है कि SOP और POS में सेम ही आता है। अब ये देखेंगे तो जैसे अपने देखा कि दोनों में सेम आया है, जो SOP में नहीं है वो POS में आएंगे। तो अगर मुझे दे दे कि f(AB) इक्वल टू समेशन 1 to 3, तो ये पाई 0, f(2ABC) इक्वल टू समेशन 0 1 3 5 6, करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 आएगा, इसमें करस्पॉन्डिंग 0 आएगा। करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ SOP से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर, जो भी करस्पॉन्डिंग टर्म होती है SOP और POS की, वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट। जैसे A बार B बार C बार पे डी मॉर्गन लगाओ तो A प्लस B प्लस C आएगा, इस पर लगाओ तो ये आएगा। तो जो SOP और POS की टर्म्स होती है एक दूसरे की करस्पॉन्डिंगली कॉम्प्लीमेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो f(AB) इक्वल टू समेशन 0 1 2 इक्वल टू पाई 3।
समेशन 3 इक्वल टू पाई 012। ये अगर मैं एफ ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो पी ओ एस ओ पी की टर्म्स पी ओ एस में आ जाती है और पी ओ एस की टर्म्स एस ओ पी में आ जाती है। तो अगर एफ ऑफ ए बी सी अगर एफ 1 2 3 6 7 है तो एफ डैश ए बी सी 0 4 5 होगा। एफ ऑफ ए बी अगर 0 1 2 3 है, पाई निल है, और उससे सॉल्व कर देते हैं, मतलब जो भी ने दिया है उस बेसिस पे सॉल्व कर दिया इधर पे। दिमाग लगा के जहाँ से इजी पढ़ो वहाँ से लगाएंगे एस ओ पी, जिसमें टर्म्स कम होगी ना उसमें लगाएंगे एस ओ पी। इसमें अपने एस ओ पी लगाया क्योंकि पाई में कुछ था ही नहीं, तो मतलब पाई ऑफ 0 डाल देते। पाई में कुछ था ही नहीं, मतलब पाई में कुछ भी नहीं था, तो पाई में कुछ भी नहीं था तो ऑल टर्म्स इन एस ओ पी, तो इसलिए वहाँ पे 0 ही आना था। और अगर पाई में सारे होते समेशन निल होता तो सारे टर्म पी ओ एस में होते, एस ओ पी में कुछ नहीं आता। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर सारे टर्म्स एस ओ पी में दे दिए थे यहाँ पे और पी ओ एस में कुछ भी नहीं था तो अपने सारे टर्म्स इसमें आ गए थे एस ओ पी में, तो एस ओ पी में 1 आया था और पाई में 0 आया था। और एस ओ पी में 1 आया था और अगर एफ ऑफ बी इक्वल टू पाई 0 1 2 3 और समेशन मतलब एस ओ पी प्रोडक्ट में इतने सारे हो और एस ओ पी में ना हो एक भी, तो फिर उसमें भी 0 आएगा परमानेंटली, पी ओ एस में आएगा सब कुछ, और एस ओ पी वाले में फिर 0 आएगा। अगर सारे एस ओ पी में है तो आंसर 1 आता है, और अगर सारे पी ओ एस में है तो आंसर 0 आता है। जैसे सारे यहाँ पे पी ओ एस में थे तो आंसर 0 आया, मतलब परमानेंटली इन पी ओ एस आया वो। अगर आंसर यहाँ पे जैसे सारे अपने एस ओ पी में थे तो आंसर 1 आया था, मतलब सारे टर्म्स एस ओ पी में होंगे। मतलब अगर 1 आता है फाइनली तो सारे टर्म्स एस ओ पी में होते हैं, और अगर 0 आता है तो सारे टर्म्स पी ओ एस में होते हैं।